Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Prashapti and I teach Code 55 UGC Net JRF. With this, I'm going to start with Factories Act 1948, the liberal regulations that we already started. I done with the part one. I hope you have understood somehow a little bit of objectives, what are the liberal regulations and everything. And now we are going to start with the sections. Okay, Factories Act 1948 is a very major topic of the liberal regulation. ओके इसी के साथ में माइंस एक्ट है। इसी के साथ में इंटरस्टेट माइग्रेंट एक्ट भी है। वो तो अभी एग्जाम्स के पहले इम्पॉसिबल है मेरे लिए लाना, लेकिन आई एम ब्रिंगिंग चेकलिस्ट कि आप एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो कि नहीं हो, दैट यू हैव डन विद दिस टॉपिक्स और नॉट। ओके, सो आई एम ब्रिंगिंग दैट वीडियो फॉर यू। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फैक्ट्रीज एक्ट फर्स्ट। जितना समझना था लेवल एजुकेशन को उतना हो गया। अभी वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज फैक्ट्रीज एक्ट। द फर्स्ट थिंग इज दैट कि अगर हम सेक्शन से ही शुरू करें तो एज एज आई ऑलवेज टेल यू, ऑलवेज एंड ऑलवेज ऑलवेज कॉपी में हम पहले अपना टॉपिक लिखने यहीं पे लिखेंगे एनएक्टमेंट और एनफोर्समेंट। हमेशा याद रखना, ऊपर ही लिखना। कभी अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो ना, पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हो, so I always tell every other experienced whoever is there watching my video, whenever you're making a section, whenever you're doing something about the any article or any act, आपको उसका enactment और enforcement date हमेशा इस कोने में लिखना होता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कब उसका enactment हुआ था, कब उसका enforcement हुआ था। और आपको जब वो देखना हो तो आप यहाँ ना देखें, आप सीधा यहाँ देखें कोने में। ठीक है, ये हमेशा मैं कहती हूँ। और जिन्हें भी पता था और जो भी ऐसे नोट्स बनाते हैं, वेरी गुड। ओके, नाउ द फर्स्ट थिंग इज द शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमिटमेंट। मतलब कि इसमें कौन से जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट टाइटल्स हैं, जैसे कि अगर अडल्ट है, अगर किसी को कुछ बताना होगा कि एडोलेसेंट का डेफिनेशन क्या है, वो इंटरप्रिटेशन में आता है। रेफरेंस ऑफ द डे का मतलब क्या होता है, ग्रीनविच जो 5 आवर्स हमसे आगे है, तो वो टाइमिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। पावर टू डिक्लेयर द डिफरेंट डिपार्टमेंट और सेपरेट फैक्ट्रीज और 2 और मोर फैक्ट्रीज टू बी सिंगल फैक्ट्री। ये सब किसके अंतर्गत आती है, कौन सी गवर्नमेंट इस पे काम करती है, और कौन सी गवर्नमेंट है जो पब्लिक इमरजेंसी के टाइम पे अलग कर सकती है, कौन सी गवर्नमेंट है जो अप्रूवल, लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन फैक्ट्रीज दे सकती है। नोटिस ऑफ ऑक्यूपायर क्या होता है, ऑक्यूपायर को कब कब नोटिस देना होता है, जब वो फैक्ट्रीज एक्ट इम्प्लाई कर रहा होता है या शुरू करना होता है, जब ऑपरेशन शुरू होता है तब तो उसको कौन सा काम करना पड़ता है। ठीक है, सो नाउ द फर्स्ट थिंग इज कि क्या ये सब कुछ इसमें से पूरा याद रखना जरूरी है कि ये और ये इसमें ना, इसमें अगर डेट आती है, कोई मंथ आता है, तो आपको मंथ और डेट याद रखना जरूरी है। कौन इसे डिक्लेयर कर सकता है, ये चीज को याद रखने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा कौन सी गवर्नमेंट है। ठीक है, ये तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये क्वेश्चन में आ सकता है कि डिफरेंट डिक्लेयर कौन कर सकता है, तो कौन सी गवर्नमेंट करता है वो आगे जाके बताऊंगी, तो आप देखना। ठीक है, इसी के बाद में शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड से कुछ नहीं पूछेगा, लेकिन इंटरप्रिटेशन से पूछ लेगा कि एडल्ट, एडोलेसेंट और चाइल्ड कितने साल का जो एज है वो दिया गया है एज एन फैक्टर्स। ठीक है, तो इस सब में से ये ये और ये अप्रूवल लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन ये इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। पहले तो शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट। सबसे पहली बात ये है कि एक्ट जो है क्या है, फैक्ट्रीज एक्ट 1948। ठीक है, इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। यस, ये शॉल कम इनटू द फोर्स ऑन फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 1949। ये याद रखना है। ठीक है, 1948 में आया, 1949 में फोर्स में आ गया। ठीक है, 1 अप्रैल हम अप्रैल फूल बनाते हैं, वैसे ही याद रखना कि फैक्ट्रीज एक्ट जो है अप्रैल फूल डे के दिन 1949 में आया था। नाउ अडल्ट क्या है, अडल्ट कौन होता है, जो कि 18 ईयर्स ऑफ एज है, किस उसने क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। एडोलेसेंट कौन है, जो कि जिसने कंप्लीट हिज 15 ईयर मतलब 15 साल एंड एज, बट हैज नॉट कंप्लीटेड हिज 18 ईयर। ठीक है, कैलेंडर ईयर जो कि 12 मंथ्स ऑफ द बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ द जनवरी ऑफ द ईयर। चाइल्ड कौन होता है, जिसने नॉट कंप्लीटेड हिज 15 ईयर्स ऑफ एज, मतलब कि जो कि 14 है, 13 है, 12 है। ठीक है, वो जो है वो एक बच्चा है। ठीक है, कंपोनेंट पर्सन का मतलब क्या होता है कि एक एक ऐसा जो जो चीफ इंस्पेक्टर है, ठीक है, जैसे कि सच बाय द चीफ इंस्पेक्टर, एक पर्सन को रखा जाता है फॉर आउट फॉर द टेस्ट, एग्जामिनेशन, इंस्पेक्शन रिक्वायर्ड टू बी डन इन द फैक्ट्री अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट।
ठीक है, उसकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस जो है, फैसिलिटीज अवेलेबल टू इट्स डिस्पोजल, और जब वो कब काम करेगा, जब चीफ इंस्पेक्टर नहीं होगा। ठीक है, ये है कंपेरेंट पर्सन। इसके बारे में भी नहीं आता है, एडल्ट, एडोलेसेंट और चाइल्ड के बारे में आता है। ठीक है, इतना याद रखना। और 1 अप्रैल 1949 आता है। नेक्स्ट, हजारियस प्रोसेस क्या होता है? हजारियस प्रोसेस को किस तरह से डिफाइन किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आएगा नहीं आएगा दैट डजंट मैटर, बट हमें पता होना चाहिए कि जब हमें एक्सप्लेनेशन देना होगा तो हम कैसे देंगे। तो HCN इज अ शेड्यूल। ठीक है, H मतलब का क्या है कि हमारे लिए हजारियस प्रोसेस हो गया, C मतलब कि केमिकल, N मतलब कि नोटिसेबल। ठीक है ना, डी क्या याद रखना है? CB याद रखना है, CB दैट इज हजारियस प्रोसेस। ठीक है, हजारियस प्रोसेस को किस तरह से डिफाइन करा गया है इसमें? प्रोसेस और द एक्टिविटी मींस एनी प्रोसेस और द एक्टिविटी जो कि एक इंडस्ट्री में स्पेसिफाइड करी गई है, फर्स्ट शेड्यूल में करी गई है, एंड अनलेस स्पेशल केयर इज टेकन, जबकि अगर कोई रॉ मटेरियल यूज देयर इन इंटरमीडिएट, जब कोई रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट या तो बाय प्रोडक्ट या तो फिनिश प्रोडक्ट के टाइम पे, कोई ऐसे टाइम पे जहाँ पे इम्पेयरमेंट टू दी हेल्थ आ जाता है। क्या आ जाता है? इम्पेयरमेंट टू दी हेल्थ ऑफ द पर्सन दैट इज एंगेज और whoever is concerned, उस वक्त वो चीज हजार्डियस प्रोसेस बन जाती है। अगर हमने टेकन केयर भी कर लिया, अगर हमने हमें फिर भी बाय प्रोडक्ट के टाइम पे, वेस्ट के टाइम पे या फिनिश प्रोडक्ट के टाइम पे फिर भी कोई इम्पेयरमेंट टू दी हेल्थ आ जाती है, तब हम उसको कहते हैं हजार्डियस प्रोसेस। ठीक है, और रिजल्ट इन द पोल्यूशन और द जनरल एनवायरमेंट। ठीक है, ये हो गया हमारे लिए हजारियस प्रोसेस। यंग पर्सन का मतलब क्या होता है कि यंग पर्सन जो कि चाइल्ड और एडोलेसेंट। ठीक है, ये डेफिनेशन कौन देगा? ये हमें बताएंगे सर्टिफाइड सर्जन कि वो यंग पर्सन के लिए सर्टिफाइड है कि नहीं है। अगर उसे यंग पर्सन के हिसाब से आना होगा तो या तो हु इज चाइल्ड और एडोलेसेंट। ठीक है, डे का मतलब क्या होता है? 24 hours ऑफ बिगनिंग एट द मिडनाइट। ठीक है, 24 hours, ये याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। डे का मतलब क्या बोला? 24 hours बिगनिंग एट द मिड नाइट। नाउ, वीक का मतलब क्या होता है कि 7 days बिगनिंग ऑफ द मिड नाइट ऑन सैटरडे नाइट। ये था PYQ CIL में। CIL में ही था क्या? हाँ शायद, मैंने किस में दिया था? शायद CIL में ही था या तो NCL में था। तो था, ये क्वेश्चन था कि किस किस वीक में किसको मिडनाइट माना जाता है, मतलब किस टाइम पे उसको मिडनाइट माना जाता है। 7 days में से किसको मिडनाइट माना जाता है कि उसके बाद से नया वीक शुरू होगा, तो दैट इज सैटरडे नाइट। ठीक है, याद रखना है सैटरडे नाइट, दिस इज अ PYQ। प्लीज याद रखना, सैटरडे नाइट। ओके, सैटरडे नाइट करते हैं ना। हाँ चलो, वीक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटरव्यू। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटरव्यू ना। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को सेक्शन नंबर याद रखना जरूरी है, दैट इज के। मैंने CV बता दिया, अब के याद रखना। ठीक है, के दैट इज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जो भी यहाँ पे लिखा है सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आता है। अब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जैसे अल्टरिंग कर दिया, रिपेयरिंग कर दिया, और ऑर्नामेंटिंग कर दिया, फिनिशिंग कर दी, पैकिंग कर दी, डिस्पोजल कर दिया, डिलीवरी कर दी, ट्रांसपोर्ट आ गया, सेल आ गया, पंपिंग ऑयल आ गया, वाटर आ गया, सीवेज आ गया, सब्सटेंस आ गए, जनरेटिंग आ गई, ट्रांसफॉर्मिंग आ गई, ट्रांसमिटिंग पावर आ गई। ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि आती है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, और ये दी गई है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे लिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इसका के याद रखना, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट। वर्कर का मतलब क्या होता है? डेफिनेशन इजी है समझने के लिए, लेकिन याद रखना है हमें एज एन फॉर इंटरव्यू। ठीक है, मीन्स अ पर्सन जो कि एम्प्लॉयड है डायरेक्टली और बाय थ्रू एंड एनी एजेंसी इंक्लूडिंग दी कॉन्ट्रैक्टर। एजेंसी भी ले लिया है, कॉन्ट्रैक्टर भी ले लिया है। ठीक है, विद और विदाउट द नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। अब ये याद रखना कि आपको जब क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो इंटरव्यू में जैसे मुझसे पूछा गया था कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का क्या काम होता है। ठीक है, तो देखो, एक होता है एम्प्लॉयर, एक होता है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर।
ठीक है। अगर आपसे बोला गया है ना कि सीधा सीधा कि इसमें कौन कौन आता है, जैसे कि अगर अभी फैक्ट्रीज एक्ट में बोला तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर आता है, ठीक है, तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ही बोलना है, ऑक्यूपायर ही बोलना है, वहां पे कुछ अपने नहीं जोड़ना है कि जो ओनर है वो आएगा अलग तरीके से, ओनर की डेफिनेशन अलग तरीके से बोली जाती है, एम्प्लॉयर ऑक्यूपायर की डेफिनेशन अलग तरीके से बोली जाती है, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की बातें डेफिनेशन अलग तरीके से बोली जाती है। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, ऑक्यूपायर, कॉन्ट्रैक्टर, एजेंसी, ये सबको बहुत अलग तरीके से बोला जाता है, तो आपको समझ के बोलना होगा इंटरव्यू के टाइम पे भी। ठीक है, तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर वेदर फॉर द रेमिनेशन और नॉट। देखो, सबसे पहली बात है कि एक पर्सन जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, एजेंसी, कॉन्ट्रैक्टर, विद और विदाउट द नॉलेज ऑफ द एम्प्लॉयर, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो अभी हमने पढ़ा, ऑर्मेंटिंग, फिशिंग, ऑयलिंग, पंपिंग ऑयल, ट्रांसपोर्ट, सेल, मैन्युफैक्चरिंग, ऑर्मेंटिंग, डिस्पेंसल, डिपोजिंग, ठीक है, ये सारी जो चीजें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आती हैं, तो अगर वो इसमें काम कर रहा है इन एनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और in cleaning any part of the machinery or the premises used for the manufacturing process, अगर वो कहीं पे जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रही है और उसमें कहीं क्लीनिंग करनी है कोई मशीन की, कोई प्रीमाइस की, तो वो चीज के लिए भी अगर वो वहां पे काम करता है तो वो वर्कर बनता है। ठीक है, उसे वर्कर कहते हैं। यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड काइंड ऑफ द वर्क जो जो इंसिडेंटल है, मतलब जो वहां पे काम करने के लिए है या तो वो वहां पे कनेक्टेड है उस चीज से, तो वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आती है। स्टिल वो बंदा जो है वो वर्कर कहाँ जाएगा, इसमें बस आर्म फोर्स नहीं आते हैं। ठीक है, ये होते यूनियन। फैक्ट्री का मतलब क्या होता है, एम मतलब कि प्रीमाइसेस जो इंक्लूड करते हैं प्रीसेंट को। ठीक है, अब ये आप गूगल करना, ऐसे फोन बगल में होगा ना, तो फोन बगल में होगा तो आप प्रीसेंट देखना। प्रीसेंट का मतलब यहाँ पे मैं ड्रॉ नहीं कर पा रही हूँ, ये माउस मेरा काम नहीं करता है, लेकिन जैसे ये हो गई ना हमारे, ये हो गए हमारे प्रीमाइसेस, और प्रेजेंट का मतलब वो देखो ऐसे 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 जाली जाली होती है, जेल टाइप, ऐसे ऐसे करके। हाँ, तो आप सर्च करना, ठीक है, फोन में, ठीक है, प्रेजेंट। ठीक है, तो जहाँ पे जिस फैक्ट्री में वेयर ऑन 10 और मोर, क्या बोल रहा है सबसे पहले, देखो पहला क्या बोल रहा है, 10 और मोर वर्कर आर वर्किंग। ठीक है, 10 वर्कर, 10 और मोर वर्कर वर्किंग और वेयर वर्किंग ऑन एनी डे ऑफ प्रीसीडिंग 12 मंथ्स, किसी भी 12 महीने में कोई भी वर्कर जो काम कर रहा था या तो किसी भी 12 मंथ्स के इसमें काम कर रहा था, इन एनी पार्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज बीइंग कैरिड ऑन विद द एड ऑफ द पावर, मतलब कि विद द हेल्प ऑफ द पावर वो वहां पे काम कर रहा था, तो भी वो इस प्रीमाइसेस के अंदर आता है, वो तो भी वो इस फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा है। ठीक है, मतलब वो फैक्ट्री के डेफिनेशंस में आता है। जहां पे 20 और मोर, ठीक है, जहां पे 20 और मोर वर्कर, ठीक है, 10 और मोर वर्कर मतलब कि जो कि फैक्ट्री के एड ऑफ पावर से काम कर रहा है। ठीक है, 20 और मोर, इससे कम वाले अलग बात हो गई, बताती हूँ इससे कम वालों की बात क्या है। 20 और मोर वर्कर जो वर्किंग कर रहे हैं किसी भी 12 मंथ में पार्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में इज बीइंग कैरिड ऑन विदाउट द एड ऑफ द पावर। अब क्या मतलब है, जिस फैक्ट्री में 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13 लोग होंगे, विदाउट द एड ऑफ द पावर वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस कर रहे हैं, तो क्या ये इन पे लागू होगा, अब वो स्टेट गवर्नमेंट बताएगी क्या इन पे लागू करना है कि नहीं करना है करके। लेकिन ये किस पे बोल रहा है, 20 और मोर जो कि बिना किसी एड ऑफ पावर के काम कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में, तो भी ये उस पर अप्लाई होगा। ठीक है, ये ऐसे बता रहा है। ठीक है, बट इट डज नॉट इंक्लूड माइंड सब्जेक्ट। माइंड्स का कोई अगर कोई कनेक्शन होगा इस चीज में, तो वो चीज को वहां एक्ट पे नहीं लाया जाता, वो माइंड्स एक्ट में ही देखा जाता है। ठीक है, ऑक्यूपायर जो है इट्स बीन अ पर्सन हु हैज अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री। ऑक्यूपायर का मतलब क्या हो गया, डेफिनेशन क्या हो गया, अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री। इंटरव्यू में पूछेगा, यही लाइन चेपनी है वहां पे, दैट अल्टीमेट, सॉरी नॉट चेपना, sorry, just copy this line by saying ultimate control over the affairs of the factory. ठीक है, now, in the case of the firm or the other association of the individually, देखो अब यहाँ पे ना अलग तरीके से बताया गया कि कौन कौन डायरेक्टर्स, कौन ऑक्यूपायर हो सकता है, कौन सेंट्रल गवर्नमेंट आ सकता है, कौन स्टेट गवर्नमेंट आ सकता है एज एन ऑक्यूपायर। ठीक है, एक किसी भी फर्म में ऑफ एन इंडिविजुअल और वन इंडिविजुअल पार्टनर और द मेंबर देयर ऑफ शॉल बी डीम्ड टू बी एन ऑक्यूपायर, ये नहीं पूछता है लेकिन याद रखना चाहिए। देखिए, किसी कंपनी में ये क्या बोल रहे हैं, इन द केस ऑफ द फर्म। ठीक है, किसी कंपनी में वन ऑफ द डायरेक्टर शॉल डीम टू बी एन ऑक्यूपायर।
ठीक है। इन द केस ऑफ द फैक्ट्री owned and controlled by central government or any state government local authority person appointed for the manage the affairs of the factory by the central government state government local authority in the case deemed to be an occupier, जो उस फैक्ट्री के अफेयर्स को देखने के लिए दिया गया होगा, एज एन बोला गया होगा कि आपको देखना है करके यहाँ के अफेयर्स को, यहाँ के चीजों को, तो वो ऑक्यूपायर कहलाया जाएगा। ठीक है, तो कंपनी, फैक्ट्री एंड फर्म एंड फैक्ट्री, ठीक है, ये हो गए हमारे लिए ऑक्यूपायर। ठीक है ना, लेट्स मूव फॉरवर्ड। पावर टू रेफरेंस ऑफ द डे, मतलब यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है, 5.5 hour head of Greenwich Mean Time, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। रेफरेंस ऑफ द टाइम ऑफ द डे हम कहाँ से ले रहे हैं कि हम 5.5 hours अहेड ऑफ अ ग्रीनविच टाइम। ठीक है, पावर टू डिक्लेयर द डिफरेंट डिपार्टमेंट टू बी सेपरेट फैक्ट्री और टू और मोर फैक्ट्रीज टू बी सिंगल फैक्ट्री। ठीक है, अगर कोई भी दो डिफरेंट ब्रांचेस हैं, ठीक है, इनको और इनमें अलग अलग काम चल रहा है, ठीक है, पर ये अब तक के लिए एक फैक्ट्री में काम करते हैं, मतलब कि एक फैक्ट्री है बोल बोलकर, इसको, इन दोनों को अपनी अलग अलग एक फैक्ट्री बोलने का जो हक है वो कौन देती है, हमें एसजी देती है। कहाँ गए एसजी हमारे, ये रहे, ठीक है, एसजी देती है। तो कौन डिक्लेयर कर सकता है, एसजी कर सकता है। पावर टू एग्जेम्प्ट ड्यूरिंग द पब्लिक इमरजेंसी, कोई पब्लिक इमरजेंसी है उस टाइम पे एनी फैक्ट्री, क्लास डिस्क्रिप्शन ऑफ फैक्ट्री और ऑल द प्रोविजन, मतलब उसको हर एक प्रोविजन से हटा दिया जाता है, उसको फ्री कर दिया जाता है ड्यूरिंग द पब्लिक इमरजेंसी। इसीलिए कौन कर सकता है, ये चीज भी स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। ठीक है, आपको अभी पूरे टाइम पे जितना भी आप पढ़ोगे, इस पूरे टाइम पे आपको एसजी ही मिलेंगे, स्टेट गवर्नमेंट ही मिलेंगे हमें। लेकिन आप जैसे ही 41 ई में जाओगे, दैट इज इमरजेंसी स्टैंडर्ड्स, केमिकल इमरजेंसी स्टैंडर्ड्स, केमिकल स्टैंडर्ड्स और इमरजेंसी स्टैंडर्ड्स जो है वो आपको 41 ई में मिलेगा अभी। तो आप जब पढ़ोगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट आती है। ठीक है, वो चीज सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। तो यहाँ पे हर जगह पे आपको कौन मिलेगा, एसजी ही मिलेगा एज एन पावर गवर्नमेंट। ठीक है ना, ना अप्रूवल, लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द फैक्ट्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे भी कौन कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट कर रहा है। कौन कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट बोल रहा है मेक द रूल्स। ठीक है, मे मेक द रूल्स द रिक्वायरिंग फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट सबमिशन ऑफ द प्लान्स of any class and description of the factories of to the chief inspector of the state government। किसको किसको देना है, या तो चीफ इंस्पेक्टर को दे दो या तो फिर सीजी को दे दो। ठीक है, सॉरी सीजी करती रहती हूँ मैं, एसजी को दे दो। ठीक है ना, इसमें क्या बोल रहा है कि जो रजिस्ट्रेशन है, लाइसेंस है, जो लाइसेंस ऑफ द फैक्ट्री है, किसी भी क्लास और डिस्क्रिप्शन ऑफ द फैक्ट्री का, आपको उसको फी देनी है, आपको रूल्स फॉलो करके परमिशन मांगनी है। अगर आपको लाइसेंस जा चुका है तो आपको उस लाइसेंस के लिए रिन्यूअल के लिए भी फी देनी है। आपको उस चीज के रूल फॉलो करके सही तरीके से सर्टिफिकेट लेना है। आपको परमिशन लेके ही अगर कोई कंस्ट्रक्शन एक्सटेंशन करना है तो आपके पास पहले से परमिशन होना चाहिए। वो ये बताता है अप्रूवल, लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन। लेकिन अब आपने क्या करा है कि आपने दिया हुआ है एप्लीकेशन फॉर द परमिशन। ठीक है, आपने क्या किया, आपने दिया हुआ है। ठीक है, और आपने किसको दिया है, ये दिया है चीफ इंस्पेक्टर को। ठीक है, तो गवर्नमेंट को, जो भी गवर्नमेंट ने दिया होगा अथॉरिटी वो। ठीक है, नो ऑर्डर इज कम्युनिकेटेड। अब आपने जो एप्लीकेशन प्लान्स और जो मांगी गई थी बाय रूल्स, अगर आपने वो दी है और कम्युनिकेटेड टू द एप्लीकेंट विद इन द 3 months, मतलब कि अगर वो 3 मंथ में, मैं हाईलाइट कर देती हूँ, नो ऑर्डर क्या चीज है ये, नो ऑर्डर, अगर कोई ऑर्डर कम्युनिकेट ही नहीं किया गया है एप्लीकेंट के पास में 3 मंथ तक, तो वो जो सेंड करी गई थी विच इज सो सेंट द परमिशन अप्लाई टू सेड एप्लीकेशन शुड डीम टू बी ग्रांटेड। डीम टू बी ग्रांटेड का मतलब ये माना जाएगा कि 3 मंथ होते ही आपका ये जो एप्लीकेशन है, कोई कम्युनिकेशन आया नहीं है वहां से कि ये ग्रांट हो रही है कि ये रिजेक्ट हो रही है, लेकिन अगर 3 मंथ हो गए हैं करेक्ट, तो वो नेक्स्ट डे से वो चीज जो होगी 3 मंथ के बाद में ये ग्रांटेड कर दी जाएगी कि आप एक कंस्ट्रक्शन कर सकते हो या तो आप एक्सटेंशन कर सकते हो, आपने जिस चीज की भी प्लानिंग दी थी आप वो चीज कर सकते हो। ठीक है, हाँ, अब क्या है कि वेयर द स्टेट गवर्नमेंट और द चीफ इंस्पेक्टर रिफ्यूज टू ग्रांट द परमिशन टू दिस साइट कंस्ट्रक्शन एक्सटेंशन। अब समझ लो कि कोई लाइसेंस ऑफ द फैक्ट्री, कुछ जगह पे ऐसे बोलते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट चीफ इंस्पेक्टर कहते हैं कि नहीं आप नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना है, एप्लीकेंट को क्या करना है, विद इन द 30 डेज ऑफ सच रेफरेंसल अपील टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। किसके पास जाएंगे, अब हम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएंगे, बस हो गया, इतना ही है। ठीक है ना, लेट्स मूव फॉरवर्ड।
प्लीज डेट्स याद रखना और प्लीज मंथ याद रखना, कितने दिन का लगता है, कितने दिन के बाद वो बोल रहा है कि अप्रूवल आपको ग्रांटेड कर दिया जाता है, तो 3 मंथ के बाद। ठीक है ना। नोटिस बाय ऑक्यूपायर आ गया, डेट आ गई। ठीक है, डेज, डेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, कितनी डेज में बोलते हैं। कहीं कहीं 1 मंथ होता है, कहीं कहीं 15 डेज होता है। ठीक है, कहीं कहीं 30 डेज लिख देते हैं, तो 1 मंथ और 30 डेज एक चीज नहीं होती। ठीक है, लॉ में कभी मत समझना ये। हाँ ना, सेक्शन नंबर 7, नोटिस बाय ऑक्यूपायर। ये तो पीवाईक्यू ही है। ठीक है, नोटिस बाय ऑक्यूपायर, द ऑक्यूपायर शॉल एटलीस्ट 15 डेज बिफोर ही बिगिंस टू ऑक्यूपाई, मतलब वो अपना जो कंस्ट्रक्शन का जो काम था, जो भी फैक्ट्री का जो प्रीमाइसेस था, जो भी वो करने वाला था, उसको ऑक्यूपाई करने से पहले 15 दिन पहले, एटलीस्ट 15 डेज पहले सेंड द नोटिस, उसको नोटिस भेजना होगा चीफ इंस्पेक्टर को इन द रिटन नोटिस कंटेनिंग व्हाट नेम, सिचुएशन, नेम, एड्रेस, नेम, ओनर, प्रीमाइसेस, बिल्डिंग, एड्रेस ऑफ द कम्युनिकेशन टू द फैक्ट्री सेंट, नेचर, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मतलब कि ऑर्मेंटिंग कर रहा है कि डिस्पोजल कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, सेल कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में कौन से प्रोसेसेस कर रहा है, वो चीज की प्रोसेसेस, नेचर कौन सा है, carried on the factories during the next 12 months। ये इंपॉर्टेंट नहीं है पर आपको बताना चाहिए बस, हो गया कि wherever the new manager is appointed। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये पीवाईक्यू भी है, शायद यहीं का पीवाईक्यू है, यूजीसी का ही पीवाईक्यू है। whenever a new manager is appointed, जब कभी भी कोई भी न्यू मैनेजर आता है, अपॉइंटेड की जाती है, तो वो रिटर्न नोटिस किसको जाएगा, चीफ इंस्पेक्टर को जाएगा। ठीक है, बाय कॉपी देयर और द ऑक्यूपायर, कौन कर रहा है, ऑक्यूपायर करेगा विद इन द 7 डेज। वापिस से डे आ गया। ठीक है, डे आ गया। इसका ना एक अच्छा मैं बता देती हूँ, लास्ट में अपनी कॉपी होती है ना, उस कॉपी में ऐसे करके जैसे अभी ये फैक्ट्रीज एक्ट पढ़ रहे हो ना, तो फैक्ट्रीज एक्ट लिखना, सेक्शन नंबर लिखना, यहाँ पे जो भी सेक्शन नंबर है उसमें डेज यहाँ करके ऐसे ऐसे लिखना, ऐसे। ठीक है, डेज याद रखना चाहिए आपको, डेज पता होना चाहिए कि कितने डेज में कौन सी बात बोल रही है, 7 डेज। ठीक है, ऑन द डेट ऑफ टेकन ओवर द चार्जेस। ठीक है, तो न्यू मैनेजर आ रहा है तो 7 डेज, ऑक्यूपाई करने से पहले कितने दिन का, 15 दिन का। ठीक है, बताना होता है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फॉर विच द नो पर्सन इज बीन डेजिग्नेटेड एज अ मैनेजर, तो कौन बन जाएगा, ऑक्यूपायर ही जो होगा वो डीम टू बी अ मैनेजर बन जाएगा, अगर कोई ना हो तब। ठीक है ना। आई थिंक सो इट्स ओवर, मैंने इतना ही पढ़ाना था अभी, लेकिन अगर कुछ और रह जाएगा तो मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में बता दूंगी अभी, लेकिन अभी ये इतना ही है। 7A 7B मैं नेक्स्ट वाले वीडियो बताऊंगी, क्योंकि वो अलग चैप्टर में आता है, फिर ये एक चैप्टर हो गया हमारा, अब नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगी। ठीक है, इसलिए मैं शॉर्ट शॉर्ट में ही बता सकती हूँ। इसमें से आपको कुछ ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं थी, मैंने पहले ही स्लाइड में बता दिया कि ये इंपॉर्टेंट कौन से है, आपको बस डेज याद होना चाहिए और मंथ याद होना चाहिए। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ही है यहाँ पे जो सारा काम करेंगे डिक्लेयर करने का, तो आपको वो याद होना चाहिए। ठीक है, तो दिस चैप्टर इज दिस मच, नाउ लेट्स वेट फॉर द सेकंड वन। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी वंडरफुल डे।